अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 एपिसोड नंबर 2। इस एपिसोड का नाम है द रोग प्रिंस। रोग का मतलब यहाँ पर हुआ शरारती या फिर जो किसी की नहीं सुनता उसे कहते हैं। तो द रोग प्रिंस यानी डेमन टारगेरियन। तो इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं अपनी कुछ गलतियां सुधारना चाहती हूँ जो पिछले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में हो गई थी। एक तो ये कि मैंने आपसे गलती से कह दिया था कि वेसेरस ने अपनी बीवी और अपने बच्चे के बीच में किसी एक की जान चुनी, लेकिन जब वो सीन दोबारा देखा तो एहसास हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेस्टर्स ने कहा था कि या तो तुम्हारी पत्नी और बच्चा दोनों मारे जाएंगे या फिर तुम अपने बच्चे की जान बचा सकते हो। तो फिर वेसेरस ने सोचा कि मैं अपने बच्चे की जान बचाता हूँ, और एक तरह से कड़ा डिसीजन इसलिए था क्योंकि अ, उसकी बीवी को दर्द देते हुए उसका पेट चीरा गया और फिर बच्चा निकाला गया, और इसलिए भी ये और ज़्यादा दर्दनाक हो गया क्योंकि वो बच्चा भी अल्टीमेटली मर ही गया। तो ये गलती सुधार ली है मैंने। दूसरा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई थी, वो सीन था रेनेरा और वेसेरस के बीच में। वेसेरस जब रेनेरा को बताता है कि मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुनने वाला हूँ, तो साथ ही एक राज भी बताता है। इस राज के बारे में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स के ज़रिए भी मुझसे पूछा। वेसेरस के हिसाब से एगॉन ने, यानी कि वो एगॉन जिसने 7 किंगडम्स को कॉन्कर किया था और 300 साल पहले यहाँ पर आया था, मतलब गेम ऑफ थ्रोन से 300 साल पहले, फ़िलहाल आई थिंक करीब जो टाइमलाइन चल रही है उसके 150 साल पहले की बात है। इस बारे में अगर आप ज़्यादा अच्छे से जानना चाहते हैं तो एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो खैर यहाँ पर आ जाते हैं कि विसेरस किस सपने के बारे में रेनेरा को बता रहा है। तो एगॉन ने एक सपना देखा था, वो ड्रैगन स्टोन पर रहा करता था, और ड्रैगन स्टोन को उसने बनाया था कुछ कुछ वैसा जैसा ओल्ड विलेरिया में बिल्डिंग्स हुआ करती थी। तो ड्रैगन स्टोन की बिल्डिंग को इस एपिसोड में भी हमें दिखाया गया है। उसके जो पत्थर हैं वो ब्लैक होते हैं, वॉल्केनो जो है ना वो भी अंदर से ब्लैक होता है। फिलहाल ये समझ लीजिए कि विसेरस एगॉन के सपने के बारे में बताता है। एगॉन ने ये सपना देखा था कि कुछ साल बाद 7 किंगडम्स के पार से एक तरफ से एक अंधकार आएगा, और वो इशारों इशारों में बताता है कि वाइट वॉकर्स आएंगे जो इंसानों को तबाह कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और उन वाइट वॉकर्स से लड़ने के लिए हमारी ताकत का रहना ज़रूरी है, हमारे ड्रैगन्स का रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ड्रैगन्स हैं वो उस अंधकार का मुकाबला करेंगे। और उस पूरी जद्दोजहद को एगॉन ने अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर का नाम दिया था, यानी कि जो ड्रैगन्स की फायर है और जो वाइट वॉकर्स की जो ठंड है, उनकी जो सर्दी है, उसके बीच का जो गीत है वो ये कहानी है। ऐसा विसेरस रेनेरा को समझाता है। इस बारे में अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हैं तो डूम ऑफ विलेरिया के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी देख सकते हैं, तो हिस्ट्री थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। इसी सीन में विसेरस के पास एक डैगर दिखाई जाती है जो विलेरियन स्टील की बनी है, और ये डैगर आपको थोड़ी जानी पहचानी भी लगेगी। तो गेम ऑफ थ्रोन्स की आर्या ने एक खास मौके पर इस डैगर का इस्तेमाल किया था। कब वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स अभी ना देखा हो और हाउस ऑफ द ड्रैगन से उनकी शुरुआत हो। तो जब वो आगे देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि इस डैगर का क्या इस्तेमाल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस एपिसोड की, द रोग प्रिंस। तो एपिसोड की शुरुआत होती है क्रेडिट से, जो एपिसोड 1 में नहीं दिखाए गए थे। तो इस सीज़न का अपना एक क्रेडिट है जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स का सिंबल है इसमें, और उनके बारे में बताने की कोशिश की गई है इस क्रेडिट सीन के ज़रिए। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से गेम ऑफ थ्रोन्स के क्रेडिट्स हर एपिसोड के हिसाब से चेंज होते रहते थे, मतलब जो इम्पोर्टेंट जगह होती थी मैप पर उस पर फोकस किया जाता था क्रेडिट्स में, तो हो सकता है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन में भी ऐसा ही कुछ हो। तो फिलहाल जो क्रेडिट्स हैं उसके ऊपर जो वीडियो बनेगा उसका लिंक ऊपर आ जाएगा। क्रेडिट्स के बाद हमें दिखाया जाता है एक सीन जहाँ पर हम कुछ विक्टिम्स को देखते हैं, खास करके एक शख्स को देखते हैं जो मर चुका है और उसे केकड़ों ने खा लिया है। ये शायद उसी तहस नहस की बात हो रही है जिसके बारे में लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन ने हमें पिछले एपिसोड में बताया था। तो चलते हैं स्मॉल काउंसिल की मीटिंग में, जहाँ पर जिक्र कुछ और हो रहा है। जो पुराने किंग्स गार्ड थे एक, जिन्हें हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था, उनकी मौत हो चुकी है और
फिलहाल उनकी जगह को भरने के लिए किसी और को लाया जाएगा। तभी कमरे में दनदनाते हुए बिल्कुल गुस्से में कॉर्लिस वेलेरियन पहुंचते हैं और क्रैब फीडर के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि उसने अपने लोगों के साथ मिलकर मेरी शिप्स को कब्ज़े में ले लिया है और मेरा काफ़ी नुकसान हो चुका है और आगे और भी नुकसान होगा। तो आपको याद होगा कि कॉर्लिस वेलेरियन जो है वो एक बड़ा बिजनेसमैन भी है और काफ़ी पैसे वाला है, साथ ही उसकी पॉलिटिकल पोजीशन भी अच्छी है। तो वो किंग को कह रहा है कि आप कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लीजिए और इस क्रैब फीडर का खात्मा कीजिए। फ्री सिटीज़ में इसने एक तरह से लीडरशिप इख्तियार कर ली है और 3 अलग अलग सिटीज़ को मिला लिया है और उन 3 सिटीज़ के मिलने को ट्रियार्की कहा जा रहा है। और अगर उसने नैरो सी पार किया, वो जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ पे मेरा घर है, ड्रिफ्ट मार्क की बात करता है, वहाँ तक अगर आ गए वो लोग तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा और आपको बतौर किंग कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए। कॉर्लिस का कहना है कि हमें स्टेप स्टोन्स पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। स्मॉल काउंसिल के जो बाकी लोग हैं वो अलग अलग राय रखते हैं, जैसे कि मास्टर ऑफ कॉइन है, उन्हें लगता है कि बैटल नहीं होनी चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान होगा। वहीं हैंड ऑफ द किंग कॉर्लिस को कहते हैं कि भाई तुम्हारी सुन ली गई है, राजा अपने हिसाब से फैसला करेंगे, आपको जो बताना था आपने बता दिया है। इसी सीन में आप रेनेरा को देखेंगे जिसे पिछले एपिसोड में एयर ऑफ द थ्रोन बनाया गया है, यानी कि राजगद्दी का उत्तराधिकारी, लेकिन उसकी ड्यूटीज़ कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुई हैं। वो अभी भी एक कप बेयरर के तौर पर अपने पिता को सर्व कर रही है और स्मॉल काउंसिल की मीटिंग्स का हिस्सा बनती है और सिर्फ सुनती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। लेकिन कभी कभी वो अपने मन की बात भी कर देती है, जैसे अभी वो कहती है कि हम अपने ड्रैगन्स का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्रैगन्स को लेकर हम स्टेप स्टोन्स पर जा सकते हैं, उन्हें सबक सिखा सकते हैं क्रैब फीडर को और उसके लोगों को। हैंड ऑफ द किंग को रेनेरा का बोलना शायद अच्छा नहीं लगता और वो उसे किसी दूसरे काम में उलझा देते हैं और किंग भी इस बात से एग्री करते हैं और ये जिक्र होता है कि फ़िलहाल जो नए किंग्स गार्ड को चुनना है उसकी जिम्मेदारी हम रेनेरा को दे देते हैं। इसी बात पर रेनेरा को एक दूसरी जगह पर दिखाया जाता है और हमें ये भी पता चलता है कि उसकी हाइट काफ़ी कम है और वो पैर उचका कर ऊपर करके नीचे की तरफ देख रही है। इस बात का भी इस एपिसोड में जिक्र होता है कि रेनेरा अभी सिर्फ 15 साल की है, तो बच्ची है वो और टीनेजर है। यहीं पर हमें रेनिस भी दिखाई जाती है जो दूर से रेनेरा को देख रही है और रेनेरा अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाती है। वो अलग अलग कैंडिडेट्स को देखती है, उनके बारे में पूछती है, पता करती है और फिर सर क्रिस्टन कोल को चूज़ करती है किंग्स गार्ड में पोजीशन के लिए। रेनेरा की बातचीत से आपको लगेगा कि क्रिस्टन कोल पर उसका क्रश है, उसे शायद वो थोड़ा बहुत पसंद करती है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल वाजिब है कि ये जो सर क्रिस्टन कोल हैं इनके पास बैटल में लड़ने का एक्सपीरियंस है। जो बाकी कैंडिडेट्स थे उन्होंने सिर्फ टर्नीज़ में, गेम्स में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन असली जंग का एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टन कोल के पास है इन कैंडिडेट्स में से। तो रेनेरा जो है वो बिल्कुल सही फैसला करती है एक तरह से और कहती है कि मेरे पिता की सुरक्षा करने के लिए कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिसे असली जंग का अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो। साथ ही आपको ये भी समझ में आएगा कि जो हैंड ऑफ द किंग है वो अपनी पसंद के जो गार्ड्स हैं उन्हें पुश कर रहा है और चाह रहा है कि कुछ ख़ास लोगों को किंग्स गार्ड में शामिल किया जाए, लेकिन उसकी ये जो भी छोटी सी प्लानिंग होती है वो चलती नहीं है क्योंकि रेनेरा उसके आइडिया को एक्सेप्ट ही नहीं करती। इसी बात पर सर क्रिस्टन कोल को चुन लिया जाता है किंग्स गार्ड में बतौर पहरेदार। इसके बाद किंग वेसेरस को दिखाया जाता है जो हैंड ऑफ द किंग की बेटी और रेनेरा की दोस्त एलिसेंट के साथ है। ये दोनों ही हिस्ट्री को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं और यहाँ पे सामने वेसेरस के एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है टेबल पर। एलिसेंट उसे एडमायर करती है और वेसेरस एलिसेंट को बता रहे हैं वेलेरियन हिस्ट्री के बारे में कि किस तरह से एक वॉल्केनो के अंदर बेसिकली 16 अलग अलग वॉल्केनोज थे वेलेरिया में और इसी तरह से एक वॉल्केनो के अंदर एक कैपिटल बनी हुई थी जिसे वेलेरियन कैपिटल माना जा सकता है और उसके अंदर ही बहुत सारे लोग रहते थे, टारगेरियंस रहते थे और वहीं से उनके ड्रैगन्स को उन वॉल्केनो से पावर मिलती थी। वेसेरस बहुत सारी बातें बताता है कि किस तरह से वहाँ पर कुछ ब्लड मेजेस भी थी, वो जादूगरियों की बात कर रहा है कि वो भी यहीं आसपास रहती थीं और हमारे ड्रैगन एग्स भी होते थे, ड्रैगन्स भी होते थे और जो सारी पावर है वो वॉल्केनो की गर्मी से मिलती थी। तो डूम ऑफ वेलेरिया के बारे में अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हैं
तो ऊपर लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। शॉर्ट में अगर बताऊं तो वेलेरिया में जो वेलेरियन कैपिटल है, जैसे कि आप जानते हैं, वॉल्केनो के अंदर थी। तो ये जो वॉल्केनो हैं ये फट गए थे, ज्वालामुखी जो है फट गया था और यहाँ जितने भी लोग थे और ड्रैगन्स थे सब मारे गए थे। एक बात वैसे नोटिस करने वाली है कि जो वेलेरियन कैपिटल है वो काफ़ी हद तक ड्रैगन स्टोन जैसे ही लगती है, क्योंकि एगॉन जब ड्रैगन स्टोन आए और उन्होंने उस जगह पर फतह हासिल की, तो वहाँ पर भी वॉल्केनो के अंदर ही उन्होंने रहने का इंतज़ाम करवाया और वहाँ का कैसल भी इसी तरह से वॉल्केनो के अंदर ही है। विसेरिस और एलिसेंट रेनेरा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एलिसेंट उसकी दोस्त है और विसेरिस को रेनेरा की चिंता है। वो कहता है कि तुम्हारी और मेरी ये जो मुलाकातें हैं, जो बातें हैं, वो रेनेरा को मत बताना। एलिसेंट उसे समझाने की कोशिश करती है कि रेनेरा परेशान है और उससे बात करनी चाहिए विसेरिस को। ये दोनों ही रेनेरा का अच्छा चाहते हैं। इसके ठीक बाद हमें सेप्ट ऑफ बेलर दिखाया जाता है, जहाँ पर एलिसेंट और रेनेरा दोनों साथ में हैं। ये मेडन जो गॉडेस है उसकी मूर्ति के आगे हैं और डिस्कस करती हैं विसेरिस की शादी को, यानी कि विसेरिस की शादी होने वाली है, इस बात को एक्सेप्ट किया जा चुका है। एलिसेंट रेनेरा को समझाती है कि भाई ये तो होना ही है। रेनेरा भी इस बात को काफ़ी हद तक समझती है कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से लोग पुश करेंगे ही कि मेरे पिता दूसरी शादी कर लें। वो अपनी माँ के बारे में भी डिस्कस करती है और ये भी कि वो कितनी अपसेट है। रेनेरा उसे बताती है कि हाँ, मेरी माँ की भी जब मौत हुई थी तो मैं बहुत परेशान थी और मैं ऐसे में इसी जगह पर आती थी और प्रे करती थी और उससे मुझे काफ़ी शांति मिलती थी। वो रेनेरा को एक तरह से उसके पेन से आज़ाद करवाना चाह रही है। वो चाह रही है कि धीरे धीरे रेनेरा जो है इस गम को भूल जाए और मूव ऑन करे, ज़िंदगी में आगे बढ़े। ये भी जाहिर सी बात है कि किंग विसेरिस की दूसरी शादी हो सकती है। रेनेरा को इस बात को भी पॉजिटिवली लेना चाहिए और अपनी माँ की मौत के गम से डील करना चाहिए। रेनेरा और एलिसेंट दोनों ही अपने अपने पिता के बारे में बात करती हैं। एलिसेंट के ऊपर भी अपने पिता का काफ़ी दबाव है। वो चाहते हैं कि एलिसेंट की विसेरिस से शादी हो जाए और विसेरिस किसी तरह से खुद ही एलिसेंट को पसंद कर ले। इसीलिए वो बार बार एलिसेंट को राजा के पास जाने के लिए कहता है, उससे मिलने के लिए कहता है और हमें ये भी समझ में आता है कि एलिसेंट इस पूरे अरेंजमेंट से कुछ ख़ास खुश नहीं है, बल्कि वो अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए नज़र आती है और उदास नज़र आती है। मतलब हमने पहले एपिसोड में जैसे उसको देखा था एकदम टेंशन फ्री, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, अब वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। इसके बाद हमें किंग विसेरिस को फिर से दिखाया जाता है, जो कॉर्लिस वेलेरियन और अपनी कज़न रेनिस से मिलने जाते हैं। ये दोनों ही विसेरिस को समझाते हैं कि आपको शादी कर लेनी चाहिए और अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहिए। जो पूरा रेल्म है उसकी नज़रें आप पर हैं और आप जो भी फैसला करेंगे उसका आगे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। राजा को लग रहा है कि भाई मैंने एयर ऑफ द थ्रोन तो चूज़ कर ही लिया है, फिर भी मुझे शादी की तरफ पुश क्यों किया जा रहा है। बात ये आती है कि रेनेरा के अलावा राजा का और कोई नहीं है और जो टारगेरियन परिवार है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से राजा को दूसरी शादी करनी चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए। कॉर्लिस और रेनिस विसेरिस से कहते हैं कि तुम हमारी बेटी से शादी कर लो और हम दोनों के जो परिवार हैं वो एक हो जाएंगे। हम सबसे अमीर परिवार है, सबसे स्ट्रांग परिवार है और तुम तो राजा हो ही। और एक बात ये भी है कि हम भी वेलेरिया से बिलोंग करते हैं। हम टारगेरियन तो नहीं हैं मगर वेलेरियन तो एटलीस्ट है ही। तो ये परफेक्ट रहेगा कि तुम्हारी शादी हमारी बेटी से हो जाए। कॉर्लिस यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करता है विसेरिस से। वो कहता है कि जब तूफान आता है तो या तो आपको उसके पार जाना पड़ता है या फिर उसके अराउंड, उसके आसपास से घूमते हुए जाना पड़ता है, लेकिन सिर्फ खड़े होकर तूफान का इंतज़ार अगर हम करते रहें तो उससे कुछ भी हल नहीं होगा। आप ये समझ सकते हैं कि विसेरिस जो है ना वो उतना शायद स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है। वो पंगे नहीं लेना चाहता। नैरो सी के पार क्रैब फीडर है, वो इनका नुकसान किए जा रहा है, लेकिन विसेरिस फिर भी हाथ पर हाथ रख के बैठा है एक तरह से। या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो जंग पसंद नहीं है, सोच रहा है कि अगर इग्नोर करेंगे वायलेंस को तो शायद अपने आप मामला सुलझ जाए। फिर वो ये भी बताता है कि मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन रेनिस और कॉर्लिस दोनों ही उसे इंसिस्ट करते हैं कि ये रिश्ता अच्छा रहेगा। इसके बाद विसेरिस और रेनेरा यानी उसकी बेटी की मुलाकात होती है। वो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं और वो अपनी माँ का जिक्र करती है, उसके बारे में बात करने की कोशिश करती है।
साथ ही बातों बातों में ये भी बताती है कि आज मैंने सर क्रिस्टन कोल को किंग्स गार्ड में रिक्रूट किया है। वो ये भी कहती है कि सिर्फ उनके पास ही वैलिड एक्सपीरियंस था और किसी के पास नहीं था। जिक्र आता है स्मॉल काउंसिल की उस मीटिंग का जहाँ पर रेनेरा ने अपनी ज़ुबान खोली थी और कहा था कि हमारे पास तो ड्रैगन्स है ना, हम ड्रैगन लेके स्टेप स्टोन्स पर जा सकते हैं, वहाँ जाकर क्रैब फीडर को मज़ा चखा सकते हैं। लेकिन राजा उसे चुप रहने के लिए कहता है कि इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही राजा का एक पर्सनल सीन दिखाया जाता है जिसमें वो फिर से मेस्टर्स के साथ हैं। उनको एक बीमारी थी जो पिछले एपिसोड में दिखाई गई थी कि पीठ पर एक छोटी सी जगह पर है, लेकिन अब वो बीमारी फैल रही है और इस वजह से उनकी एक उंगली भी पूरी तरह से शायद डिस्ट्रॉय हो चुकी है और बॉडी के अलग अलग हिस्सों पे ये बीमारी फैल गई है। मेस्टर्स परेशान हैं। इनफैक्ट हैंड ऑफ द किंग ऑटो हाईटावर भी थोड़ा सा मतलब डिस्गस्ट से देखता है राजा को। फिर इनकी बातचीत होती है राजा की शादी को लेकर। राजा कहता है कि भाई मुझे ऑफ़र किया जा रहा है एक रिश्ता लाइना वेलेरियन का, जो वेलेरियन ख़ानदान की बेटी है, और जो मेस्टर होते हैं यहाँ पर उन्हें ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं भाई ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा क्योंकि उनका परिवार बहुत स्ट्रांग है, बहुत रईस है और आप तो राजा हैं, तो अगर आपके दो स्ट्रांग परिवार मिल जाएंगे तो ये तो पूरी सल्तनत को एकदम कंट्रोल में कर लेगा और कोई भी आपसे पंगे ही नहीं लेगा। हम जानते हैं कि ऑटो हाईटावर का कुछ और ही प्लान है। वो चाहता है कि उसकी बेटी को किंग पसंद कर ले शादी के लिए। तो ऐसे में वो कहता है कि भाई मैं तो अब बड़ा अफसोस में हूँ इस बात को लेकर कि आप भले ही राजा हैं लेकिन अपने लिए फ़ैसले नहीं कर सकते। मेरी भी पत्नी की डेथ हो गई थी और अगर मुझे कोई ज़बरदस्ती कहेगा कि भाई शादी कर लो और अपनी पत्नी को भूल जाओ तो मेरे लिए तो बड़ी तकलीफ़ की बात होगी। इसीलिए मुझे लगता है कि भले ही आप राजा हैं बट शुक्र है कि मैं आपकी जगह पर नहीं हूँ। वो राजा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि आपको जो अच्छा लग रहा है आपको वो करना चाहिए और काउंसिल की नहीं सुननी चाहिए। इसके ठीक बाद ही किंग विसेरस की मुलाकात होती है लाइना वेलेरियन से, जो एक छोटी बच्ची है लेकिन उसको उसके पेरेंट्स ने प्रिपेयर कर दिया है इस मुलाकात के लिए। और वो किंग विसेरस से बिल्कुल क्लियर बात करती है। पहले तो ये लोग ड्रैगन का जिक्र करते हैं, वगार का, जो काफ़ी बड़ा ड्रैगन है, और हमें ये भी पता चलता है कि वो काफ़ी टाइम से गायब है, पता नहीं कहाँ घूम रहा है, बहुत दिनों से किसी ने देखा नहीं है उसे। इसके बाद ये बच्ची यानी लाइना वेलेरियन राजा से कहती है कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और हमारे बच्चे होंगे जो आगे चल के इस ख़ानदान को आगे बढ़ाएंगे। राजा इस आइडिया से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि वो कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छी पट्टी पढ़ाई है। वो कहती है कि हाँ, मेरी माँ ने मुझे बताया है कि जब तक मैं 14 साल की नहीं हो जाऊँगी तब तक मुझे आपके साथ कोई फिज़िकल रिश्ता नहीं रखना पड़ेगा। राजा इस बात से भी काफ़ी परेशान नज़र आता है, उसके चेहरे पे एक्सप्रेशंस जो आते हैं उसे लगता है ये हो क्या रहा है मेरे साथ। गार्डन में हो रही इस मुलाकात को दूर से रेनेरा देख रही है। यहाँ पर रेनिस भी मौजूद है। ये दोनों राजा की शादी को लेकर बातचीत करते हैं। रेनिस कहती है कि भले ही तुम उत्तराधिकारी हो लेकिन इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखो कि आगे चल के तुम रानी नहीं बनोगी, क्योंकि ये जो काउंसिल है, ग्रेट काउंसिल है, जो राजा या रानी को चूज़ करता है, वो कभी भी किसी औरत को उस राजगद्दी पर नहीं बैठने देगा। भले ही ये जो पूरा राज्य है, ये जो पूरा 7 किंगडम्स है, वो तहस नहस हो जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन ये जो मर्द लोग हैं ये औरत को रूल नहीं करने देंगे, ऐसा रेनिस का कहना है। रेनेरा का कहना है कि भाई ग्रेट काउंसिल ने आपको रिजेक्ट किया था और मैं और आप दो अलग इंसान हैं, वो मुझे रिजेक्ट नहीं करेंगे। हालांकि रेनिस को लगता है कि शायद रेनेरा को इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया कैसे चलती है वो रेनिस के हिसाब से उसे पता है और ये दुनिया रेनेरा को कभी भी रानी नहीं बनने देगी। रेनिस कहती है कि भले ही तुम उत्तराधिकारी हो लेकिन राजा अभी भी तुम्हें अपने कप बेयरर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारे पास कोई ख़ास पावर नहीं है। राजा बेवकूफ़ नहीं है, वो जानता है कि ये जो काउंसिल के लोग हैं या जो आम लोग हैं वो कभी भी एक औरत को राजगद्दी पर नहीं बैठने देंगे, और इसीलिए वो दूसरे ऑप्शंस तलाश रहा है जो ज़रूरी भी हैं। रेनिस रेनेरा को इन्फ्लुएंस करना चाह रही है या उसे मोटिवेट कर रही है या उसे सच्चाई दिखा रही है, पता नहीं। इसके बाद किंग वेसेरस को एलिसेंट के साथ दिखाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। हालांकि एलिसेंट को देखकर लगता है कि अभी भी उसे फोर्स किया जा रहा है इन मुलाकातों के लिए, क्योंकि वो खुश नज़र नहीं आती। जब भी उसे दिखाते हैं मुझे बार बार
वो वाली एलिसेंट याद आ जाती है जो गार्डन में बैठी हुई थी रेनरा के साथ और हंस रही थी, खिलखिला रही थी। खैर वो किंग को यानी किंग वेसेरस को एक गिफ्ट देती है। पिछले सीन में एलिसेंट से एक छोटी सी स्टैचू टूट गई थी ड्रैगन की और उसी को इसने ठीक करवाया है। राजा इस गिफ्ट को देख के बहुत खुश हो जाता है। साथ ही ये लोग लायना को भी डिस्कस करते हैं। राजा का कहना है कि लायना बहुत छोटी है। एलिसेंट कहती है कि वो बड़ी हो जाएगी और आप दोनों साथ में ठीक रहेंगे। राजा अपनी पत्नी को भी मिस करने की बात करता है। एलिसेंट कहती है कि हाँ मैं सब समझती हूँ, मतलब वो अच्छी दोस्त राजा की बन गई है एक तरह से, जहाँ राजा अपने दिल की बातें उससे शेयर करता है। तभी कमरे में ऑटो आता है, यानी कि हैंड ऑफ द किंग, जो कि एलिसेंट का पिता भी है, और राजा को कहता है कि हमें अकेले में बात करने की ज़रूरत है, मीटिंग में चलने की ज़रूरत है। यहाँ पे फिर से एलिसेंट के जो एक्सप्रेशंस हैं वो वैसे ही लगेंगे कि उसके पिता ने उसे फोर्स किया है इन मीटिंग्स के लिए। वो अनकंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा। चलते हैं स्मॉल काउंसिल की मीटिंग में, जहाँ पर ड्रैगन्स और ड्रैगन एग्स का जो केयरटेकर है वो विलेरियन भाषा में एक किस्सा सुना रहा है। वो बता रहा है कि एक ड्रैगन एग चोरी हो गया है और डेमन ने इस ड्रैगन एग को चुराया है। डेमन ने ड्रैगन एग चुराने के साथ साथ एक मैसेज भी छोड़ा है जिसमें लिखा हुआ है कि उसकी जो होने वाली पत्नी है वो प्रेग्नेंट है और वो चाहता है कि पालने में इस ड्रैगन एग को रखे, ताकि जो उसका होने वाला बच्चा है या जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो ट्रू टारगेरियन की तरह ड्रैगन एग के साथ पले बढ़े, ताकि ड्रैगन के साथ उसका पक्का रिश्ता हो। आपको याद होगा कि डेनेरियस भी जब प्रेग्नेंट थी तो अपने पास मौजूद ड्रैगन एग्स को आग में रखती थी और उसी कमरे में रखती थी। बाद में भी प्रेगनेंसी के दौरान ड्रैगन एग्स उसके आसपास थे, तो ड्रैगन एग्स का प्रेग्नेंट टारगेरियन के साथ होना शायद ज़रूरी है, ये एक तरह का कस्टम है। इसीलिए उसने वो ड्रैगन एग चुरा लिया है जो डेमन को लगता है कि उसकी होने वाली बीवी के पास होना चाहिए। स्मॉल काउंसिल के लोग किंग विसेरस को कहते हैं कि आपको अपने भाई के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, इस तरह से वो ड्रैगन एग चुरा कर नहीं जा सकता और लोग आपको कमज़ोर समझेंगे अगर आप कोई बड़ा कदम नहीं उठाते तो। रेनेरा फिर से बोलती है, उससे रहा नहीं जाता। वो ड्रैगन के केयरटेकर से पूछती है विलेरियन भाषा में ही कौन सा ड्रैगन एग चुराया गया है। पता चलता है कि डेमन ने वो ड्रैगन एग चुराया है जो विसेरस के का जो बच्चा पैदा हुआ था उसके पालने में रखने के लिए चुना गया था। तो अब विसेरस का बच्चा तो मर चुका है और डेमन का कहना है कि भाई मेरी होने वाली पत्नी प्रेग्नेंट है और उसके पास उसी ड्रैगन एग को रखा जाएगा। तो रेनेरा को अच्छा नहीं लग रहा, उसे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। मगर ऑटो हाईटावर का कहना है, यानी हैंड ऑफ द किंग का कहना है कि मैं ये सिचुएशन संभाल लूँगा, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊँगा और सब हैंडल कर लूँगा। तो ऑटो हाईटावर जा रहा है ड्रैगन स्टोन, क्योंकि करीब 1 साल से डेमन टारगेरियन ड्रैगन स्टोन में ही रह रहा है। आपको याद होगा कि राजा ने उसे कहा था कि तुम अपनी पत्नी के पास रून स्टोन चले जाओ, लेकिन डेमन ने राजा की नाफरमानी की और रून स्टोन जाने की जगह ड्रैगन स्टोन चला गया और अपने साथ वो बहुत सारे गोल्ड क्लोक के सोल्जर्स को ले गया था। मतलब किंग्स लैंडिंग की पुलिस थी जिसे सिटी वॉच कहा जाता था, उनका लीडर था डेमन। और जब वो खुद गया किंग्स लैंडिंग छोड़कर तो साथ साथ गोल्ड क्लोक के लोगों को भी ले गया, जो अब पूरी तरह से डेमन का सपोर्ट करते हैं। खैर हम एलिसेंट को फिर से देखते हैं जो अपने पिता को एक तरह से तैयार कर रही है इस मुकाबले के लिए जहाँ पर वो डेमन का आमना सामना करने वाला है। यहाँ पर सर कोल आते हैं, बार बार सर कोल को दिखाया जा रहा है, मुझे इनके लिए थोड़ा डर लग रहा है, ठीक रहे बस ये इस शो में। हैंड ऑफ द किंग अपनी बेटी को कहता है कि आज रात फिर से तुम्हें राजा से मिलने जाना है और एलिसेंट फिर से अनकंफर्टेबल नज़र आती है। अब हम पहुंचते हैं ड्रैगन स्टोन पर, जहां आमना सामना होता है डेमन टारगेरियन का ऑटो हाईटावर से। ऑटो हाईटावर के साथ और भी लोग हैं और वो लोग सीधा सीधा कहते हैं भाई कि तुम्हारे पास जो ड्रैगन एग है हमें वो वापस चाहिए, तुम्हारे पास वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि तुम्हें ड्रैगन स्टोन में ही नहीं रहना चाहिए, राजा ने तुम्हें कहा था रून स्टोन जाने के लिए, तो तुम वहाँ क्यों नहीं गए, तुम राजा के हुक्म की तामील नहीं कर रहे हो। इसके अलावा वो उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कहते हैं। इन लोगों के बीच कहासुनी होती है और तलवारें निकल जाती हैं। तभी आसमान में ड्रैगन उड़ता हुआ नजर आता है। कैराक्सिस डेमन का ड्रैगन है, काफ़ी बड़ा रेड कलर का ड्रैगन, और इसे देखकर
हाई टावर के साथ साथ बाकी लोगों की भी हालत ख़राब हो जाती है और हैंड ऑफ द किंग कहता है कि भाई अपनी अपनी तलवारें जो है ना उन्हें वापस रख लो, क्योंकि ये हमारे लिए ख़तरे से खाली नहीं है। ड्रैगन को पता नहीं चलना चाहिए कि हमसे किसी भी तरह का ख़तरा है डेमन को। थोड़ी देर में इन लोगों के साथ साथ हमें भी पता चलता है कि आसमान में एक और ड्रैगन उड़ रहा है और इस ड्रैगन पर सवार है रेनेरा। वो अपने ड्रैगन साइरेक्स के साथ इस जगह पहुंच गई है, लैंड करती है और सामने जाती है अपने अंकल के। कहती है कि आपने ये किया क्या है, आप यहाँ पे ड्रैगन स्टोन में क्या कर रहे हैं, ये तो मेरी जगह है। फादर ने ये जगह मुझे सौंपी है और मुझे इस जगह का मालिक बनाया है, लेडी बनाया है, तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। आपको अंदाज़ा होगा कि इन दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है वो अभी भी हल्की सी नोक-झोंक वाली ही बातचीत है, जबकि काफ़ी महीने बीत चुके हैं, लगभग 1 साल बीत चुका है इन लोगों को मिले हुए और ये जो अंकल हैं वो उसके पिता की नाफरमानी भी कर रहे हैं। ये जो शख्स है यानी कि डेमन टारगेरियन रेनेरा को कहता है कि भाई अभी तुम बड़ी नहीं हो, जब बड़ी हो जाओगी तब ये जगह तुम्हारी होगी, तब तक मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। फिर वो कहती है कि ये जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ये प्रेग्नेंट है, मतलब उसे शक होता है। तो डेमन कहता है कि नहीं अभी नहीं, बट आगे जो भी मेरा बच्चा होगा उसके पालने में मैं इस ड्रैगन एग को रखना चाहता हूँ। थोड़ी देर में ही जो पीछे गर्लफ्रेंड है वो डेमन से नाराज़ होकर चली जाती है। हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि शायद वो प्रेग्नेंट नहीं है। खैर रेनेरा अपने अंकल को कहती है कि भाई इसी जगह पर सब कुछ सुलझा देते हैं, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो भी तकलीफ़ आपको है मुझसे, उसे आप यहीं पर सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे जंग को बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, आज ही फैसला कर लिया जाए। डेमन इस बात पर रेनेरा को कुछ नहीं कहता, वो बस एकदम परेशान होकर ड्रैगन एग उसकी तरफ उछाल देता है कि जैसे कह रहा हो भाई रखो इसे, नहीं लड़ना मुझे तुमसे, जा रहा हूँ मैं। और फिर वापस चला जाता है अंदर ड्रैगन स्टोन के। जब हम अंदर जाते हैं बिल्डिंग के तो हमें पता चलता है बिल्कुल क्लियरली कि डेमन की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट नहीं थी और वो सिर्फ नाटक कर रहा था। उसे सिर्फ अटेंशन चाहिए थी राजा की, बस किसी तरह से ये जताना चाह रहा है वो कि भाई मैं अभी भी हूँ, मुझे भूलो मत। तो उसने जो ड्रैगन एग चुराने का काम किया था वो भी बस एक तरह से उकसाना चाहता था शायद वो राजा को। डेमन की गर्लफ्रेंड यहाँ उसे कहती है कि भाई तुमने तो मेरी जान की बाजी लगा दी, तुम तो टारगेरियन हो, तुम्हें तो कोई कुछ कहेगा नहीं, तुम्हें तो कोई मारेगा नहीं, लेकिन मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, मुझे तो फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाएगा, सर कलम कर दिया जाएगा। मैं तुम्हारे साथ इसलिए रहने के लिए आई थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ आने के बाद मुझे डर नहीं रहेगा किसी भी चीज़ का, लेकिन तुम मेरी ही जान के साथ खेल रहे हो और ये ठीक नहीं है। तो वो उसे भी सुना के चली जाती है। तो डेमन जो है ना वो ऐसा कैरेक्टर है कि इसे कोई भी सुना देता है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ रेनेरा आई, उसने सुनाया डाटा डपटा, पिछले एपिसोड में राजा ने डाटा डपटा, अभी उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे डांट रही है, डपट रही है। बिल्कुल अपने मन की करने वाला इंसान है। या तो इसके बहुत तगड़े फॉलोअर्स हैं या फिर लोग इसे बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। राजा विसरिस स्मॉल काउंसिल के एक मेंबर से मिलने के लिए अकेले पहुंचते हैं और वो इस शख्स के विजन को जानना चाहते हैं, इससे सलाह लेना चाहते हैं। ये शख्स है मास्टर ऑफ लॉज, ये हैरन हॉल का लॉर्ड है। ऐसा लगता है कि राजा इसके ओपिनियन को वैल्यू देते हैं, कहते हैं कि ये वेलेरॉन परिवार चाहता है कि मैं उनकी बेटी लाइना से शादी कर लूं। ऐसे में ये जो मास्टर ऑफ लॉज है उसका कहना है कि बिल्कुल आपको लाइना से शादी कर लेनी चाहिए। वो कॉर्लिस को सी स्नेक कहकर पुकारता है, कहता है कि भाई वो तो बहुत पावरफुल है, अगर आप उसको नाराज़ करेंगे, उसे परेशान करेंगे तो शायद ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और वो ऐसा इंसान है कॉर्लिस वेलेरियन जो आपका दोस्त बनकर रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, उसे दुश्मन बनाना फ़ायदे का सौदा नहीं है। फिर ये लोग स्टेप स्टोन्स का भी जिक्र करते हैं कि वहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रही है उसे डील करना ज़रूरी है। ड्रिफ्ट मार्क का जिक्र होता है जहाँ के लॉर्ड वेलेरियन लॉर्ड हैं। स्मॉल काउंसिल के इस मेंबर का कहना है कि ड्रिफ्ट मार्क अगर आपके साथ रहेगा, यानी कि लॉर्ड वेलेरियन आपके साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तभी यहाँ पर किंग्स गार्ड से एक मेंबर आता है और राजा को बताया जाता है कि प्रिंसेस ड्रैगन स्टोन से वापस आ गई हैं। राजा हैरान है कि ड्रैगन स्टोन से वापस आ गई है, ये कब हुआ? अब राजा और रेनेरा की अकेले में बात होती है। राजा अपनी बेटी से कहता है कि भाई तुम मर जाती तो क्या होता, तुम मेरी इकलौती उत्तराधिकारी हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। रेनेरा बताती है कि वहाँ पर हुआ क्या। उसने ड्रैगन स्टोन में किसी भी तरह का कत्ल नहीं होने दिया, खून नहीं बहने दिया और सिर्फ बातचीत के दम पर उसने मसले को सुलझा लिया। वो ड्रैगन एग वापस ले आई
और किसी तरह का बड़ा पंगा भी नहीं हुआ। राजा इस बात से थोड़ा सा इम्प्रेस्ड नज़र आता है, कहता है कि भाई तुम और तुम्हारी माँ एक जैसी ही थी। वो डायरेक्टली ये नहीं कहता, लेकिन कहता है कि तुम दोनों काफ़ी एक जैसे हो। और फिर उसकी माँ का जिक्र करता है कि मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। ये भी कहता है कि उसकी कमी कभी कोई भर नहीं सकता। मैं तुम्हारी माँ को भूलूंगा तो नहीं, लेकिन अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए और रेल्म के लिए, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं देना चाहता, ना तुम्हारी माँ की जगह किसी और को देना चाहता हूँ। मेरा अगर आगे कोई भी बच्चा होगा तो भी मैं उसे उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगा, तुम ही मेरी असली उत्तराधिकारी हो और तुम ही रहोगी। लेकिन तुम्हें और सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारा परिवार ख़त्म हो जाएगा, तुम इकलौती ही बची हो, तो तुम्हारे और भाई बहन होंगे तो इससे तुम्हें सपोर्ट मिलेगा। पिछले एपिसोड में किंग वेसेरेस की पत्नी और रेनेरा की माँ एमा की मौत हुई थी। 1 साल से ज़्यादा बीत चुका है, लेकिन वेसेरेस और रेनेरा दोनों ही अभी पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं और इस बारे में इन्होंने शायद पहली बार ही इतना खुल के बात की है। रेनेरा इस चीज़ को अप्रिशिएट करती है कि मेरे पिता कम से कम मुझे साफ साफ बता तो रहे हैं, वो मेरे गम में शामिल तो हैं। मैं अपनी माँ को मिस करती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ इस गम में। वो ये भी कहती है कि हाँ बिल्कुल आपको शादी कर लेनी चाहिए, आप एक राजा हैं और आपका पूरा फर्ज बनता है अपनी सल्तनत को देखना, आपको शादी करनी चाहिए, वंश को आगे बढ़ाना चाहिए। सो रेनेरा इज कूल विद हर फादर गेटिंग मैरिड। अब स्मॉल काउंसिल की मीटिंग होती है। राजा फाइनली अनाउंस करता है कि वो शादी करेगा एलिसेंट हाई टावर से। इस बात से रेनेरा उदास हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। उसने ये कहा था कि आप शादी कर लीजिए, बट ये नहीं कहा था कि आप मेरी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर लीजिए। अब रेनेरा और एलिसेंट के बीच जो ट्यूनिंग थी फर्स्ट एपिसोड में, वो थोड़ा थोड़ा मुझे डाउटफुल इस सेंस में लग रही थी कि मुझे लग रहा था कहीं ये इनके बीच कोई रोमांटिक इक्वेशन है या ये सिर्फ दोस्त हैं। तो वो चीज़ क्लेरिफाई तो नहीं की गई है, बट रेनेरा को अच्छा तो डेफिनेटली नहीं लग रहा कि मेरी जो दोस्त है या स्लैश लवर वटेवर, उसके साथ मेरे पिता की शादी हो रही है। एक और शख्स है जो इस मीटिंग में बहुत गुस्सा है, वो है कॉर्लिस वेलेरियन, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बेटी की शादी राजा से हो जाएगी और फिर कॉर्लिस काफ़ी मजबूत पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन राजा ने चुना है एलिसेंट हाई टावर को। कॉर्लिस थोड़ा सा तिलमिलाता है, बड़बड़ाता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। एपिसोड के आखिरी सीन में पहुँचते हैं ड्रिफ्टमार्क, जहाँ पर हाउस वेलेरियन रहता है। जो लॉर्ड वेलेरियन है यानी लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन, यहाँ किसी से अकेले में बातचीत कर रहे हैं। मैं जिसको वेलेरियन बार बार कह रही हूँ वो उसे वेलेरियन कहते हैं, वेलारिया वो उसे वेलारिया कहते हैं। तो अब मैं भी अभी तक श्योर नहीं हूँ कि इसे एग्जैक्टली कैसे प्रोनाउंस करना है। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक करने की कोशिश करूँगी। खैर, ये जो कॉर्लिस शख्स है वो कह रहे हैं कि हम लोगों को अपनी जगह अर्न करनी पड़ती है। मैं भी अपने पिता का दूसरा बेटा था, हम जैसे लोगों को बना बनाया कुछ नहीं मिलता, हमें ख़ुद को साबित करना पड़ता है। ये जो ड्रिफ्टमार्क है, ये जो जगह है जहाँ मैं रह रहा हूँ, इसको मैंने खुद खड़ा किया है और ख़ुद अपने दम पर इस जगह को मैंने रहने लायक बनाया है। साथ ही वो स्टेप स्टोन्स का भी जिक्र करता है कि वहाँ पर बहुत पंगा चल रहा है, वहाँ पर काफ़ी खून खराबा हो रहा है, लेकिन जो हमारा राजा है वो इतना कमज़ोर है कि कोई फैसला ही नहीं कर सकता और लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि ये सारी बातचीत हो रही है डेमन टारगेरियन से, यानी कि राजा के छोटे भाई से। उस छोटे भाई से जो लड़ झगड़ कर राजा से दूर चला गया है और हमेशा टैंट्रम्स थ्रो करता रहता है, झूठ झूठ बातें कहता है कि शादी होने वाली है, बच्चा होने वाला है, ड्रैगन एग चुरा लेता है। और अब इस इंसान को कॉर्लिस वेलेरियन भड़का रहा है राजा के खिलाफ। वो कुछ ऐसी भाषा का भी इस्तेमाल करता है जिसके बारे में डेमन को अच्छा नहीं लगता। वो कहता है भाई मेरा भाई है, मैं उसके बारे में उल्टा सीधा बोल सकता हूँ, बट आप अपनी ज़बान को लगाम दीजिए। लॉर्ड वेलेरियन को ये बात समझ में आ जाती है और कहते हैं कि आपको खुद को प्रूव करना चाहिए अब डेमन टारगेरियन साहब, और आपको कुछ ऐसे फैसले करने चाहिए जिससे ये पता चले कि आप राजगद्दी के सही वारिस हैं और आप ही को राजगद्दी पर बैठना चाहिए। और जो राजा है वो कमज़ोर है, लेकिन आप हमें कमज़ोर नहीं लग रहे हैं, आप ज़रूर कुछ कर सकते हैं। तो कॉर्लिस और जो डेमन टारगेरियन है ये शायद अब मिल जाएंगे, बल्कि ऐसा ही लग रहा है, उसी तरफ रास्ता बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कॉर्लिस राजा से तो खफा है, कॉर्लिस के पास खूब पैसा भी है, खूब सारी शिप्स भी हैं,
तो अगर उनका सपोर्ट डेमन के साथ है तो डेमन एक बहुत पावरफुल इंसान बनकर उभर सकता है। देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या होता है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। एक बात और, अगर आपको हाउस ऑफ द ड्रैगन से रिलेटेड कुछ और जानना है तो आप सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की जो किताब है, फायर एंड ब्लड, जॉर्ज आर आर मार्टिन की लिखी हुई किताब, उसे आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। एक लिंक मैं नीचे दे दूँगी आपको, उस पर क्लिक करके आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं। बल्कि आप अमेज़ॉन से कुछ भी खरीदेंगे तो उससे वॉच रोज़ को सपोर्ट होगा। इतना कर सकते हैं, बस ब्राउज़र पे जाइए, क्लिक करिए और उसके थ्रू शॉपिंग करिए। कुछ ज़बरदस्ती खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मन है तो ही लीजिएगा। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के ज़रिए बताने हैं।